नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी की कि प्रशांत किशोर का जो है वो बिहार के आने वाले चुनाव में उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, लेकिन पॉलिटिकल्स इलेक्शंस में उन्होंने कई पार्टियों को जिताया है। नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस इलेक्शन का पूरा जो कारोबार था, कार्यभार था, वो सारा का सारा प्रशांत किशोर जी के ही कंधे पे था। और उसके पहले जो है फिर उन्होंने अमेरिका में बारक ओबामा जी की भी जो इलेक्शंस कैंपेनिंग था, या जो कैनवास था उनका, तो उसको भी उन्होंने लीड किया था। तो प्रशांत किशोर जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। दूसरी बात ये कि भारत में जो उनकी दोस्ती है वो टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, और एनसीपी, ठीक है, और एनसीपी और जो आप है, तो उनके साथ भी काफ़ी गहरी है। कहने का अर्थ ये है कि प्रशांत किशोर जी को भारत में लगभग सभी पार्टियां जानती हैं कि प्रशांत किशोर जी क्या हैं, और प्रशांत किशोर जी भी लगभग सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अच्छे से जो अच्छे से है पहचानते हैं। ओके, और वह उनकी मंशाओं को भी अच्छे से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिहार की। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो है वो ऐसा है कि 2015 का जब इलेक्शन हो रहा था बिहार में, तो ये प्रशांत किशोर जी का ही आइडिया था कि आरजेडी और जेडीयू साथ मिल कर के, वो अगर जेडीयू वो साथ में हम मिल कर के अगर वह बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ते हैं, तो बीजेपी जो है वो चुनाव हार सकती है। और उनकी ये जो अनुमान था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि 2015 के इलेक्शन में बीजेपी जो है वो सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो थे वो आरजेडी के साथ में थे, और महागठबंधन ने बीजेपी को, यानी कि एनडीए को हरा दिया था। तो बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाई थी। देखिए, ये सब कुछ जो है वो पुरानी बातें हैं, लेकिन अब हम आते हैं नए मुद्दों पर और नई नई बातों पे। देखिए, नया मुद्दा ये है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो पहले एक प्रबंधन का जो है वो कार्य करते थे, लेकिन इस बार जो है वो प्रशांत किशोर जी किसी का प्रबंधन देख नहीं रहे हैं। वो प्रबंधन जो है या इलेक्शन जो है वो सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। तो अब देखिए कि बिहार में उसका जो असर है वो क्या होने वाला है। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में एक वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं। वाइटल रोल का अर्थ है कि जो इंसान बिहार के गांव-गांव, गली-गली और घर-घर घूम रहा है, जो ये कोशिश कर रहा है कि बिहार के जो लोग हैं, वो बिहार के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, केंद्र यहाँ पे कितना सारा अन्याय कर रही है, और केंद्र में जो पुरानी जितनी भी सरकारें थी, तो उन लोगों ने बिहार के साथ क्या किया है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और जो चीफ मिनिस्टर पहले थे, तो उन लोगों ने बिहार के साथ क्या क्या किया है, वह उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ये सारी बातें समझा रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि उनके गांव-गांव और घर-घर जाने पे क्या असर होने वाला है। देखिए देखिए जो है वो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी को जो वोट मिलता है वो है उनका एम वाई समीकरण। एम वाई समीकरण का अर्थ है मुस्लिम यादव। देखिए, ये आज तक का इतिहास है कि मुस्लिमों ने जब भी वोट किया है, एक मुश्त किया है। जिस पार्टी को वोट दिया है वो एक साथ जोड़ करके यहाँ दिया है। कभी भी उनके वोट में कोई बंटवारा नहीं हुआ आज तक।
तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो अगर वोट करेगा तो कम्प्लीटली आरजेडी को ही वोट करेगा, वरना वो कम्प्लीटली वो प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए ही वोट करने वाले हैं। वो अपना वोट वेस्ट करने वाले नहीं हैं। देखिए, अब आते हैं हम यादव वोटों पे। यादवों में ये कहानी है कि लालू यादव जो है वह उनके मसीहा हैं। देखिए, ये हो सकता है कि लालू यादव जो हैं वो उनके मसीहा हों, परंतु ये पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जो मसीहा हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आरजेडी के मसीहा हैं। बाकी बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं। बिहार में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो यादवों की ही हुई हैं, बाकियों का डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ है। तो आप इतना जान सकते हैं कि जो यादव वोट है वो अगर मिलेगा तो आरजेडी को ही मिलेगा, और यादव वोट जो है वो टूटने वाला नहीं है। कई बार जो है लालू प्रसाद यादव खुद भी कई रैलियों में ऐसा कह चुके हैं, कई 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 हाँ रैलियों में उनको कहते हुए ये सुना गया है कि यादव कभी फूटे वाला है। तो जी हाँ, यादव फूटने वाला नहीं है। तो यादव वोट जो है कम्प्लीटली वो आरजेडी को ही मिलने वाला है। अब आते हैं हम मुस्लिम वोट पे। तो देखिए, मुस्लिमों का जो है वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से प्रशांत किशोर जी के साथ वो जाएंगे ही, ऐसा लगता नहीं है। तो अगर मुस्लिम वोट करेंगे तो वो एक मुश्त ही वोट करेंगे, और वो जो एक मुश्त जो वोट है वो जाने वाला है वो आरजेडी को ही। तो आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी जो है वो अपने वोट बैंक को संभाल ले रही है। तो ये तय है कि आरजेडी का जो वोट है वो टूटने वाला नहीं है। जब आरजेडी का वोट नहीं टूटेगा, अगर आरजेडी का वोट नहीं टूटता है तो समझिए कि आरजेडी का जो वोट प्रतिशत है वो बना रहेगा। फिर अब जो है वो अब हम बात करेंगे बीजेपी की। देखिए, बीजेपी का जो मेन वोट है, जो कोर वोटर हैं, वो है उनके सवर्ण। कभी कभी उनको जो है दलितों का भी वोट मिलता है और कभी कभी पिछड़ी जातियों का भी वोट उन्हें मिलता है, पर पूर्ण रूप से उनको पिछड़ी जातियों का वोट कभी नहीं मिला, क्योंकि पिछड़ी जातियों का जो धड़ा है वो आरजेडी और जेडीयू में पूर्ण रूप से बटा हुआ है, और दलित जो है वो कुछ जीतन राम मांझी जी के साथ है और कुछ चिराग पासवान जी के साथ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट है वो एकत्र नहीं है, और कभी कभी तो कुछ कुछ प्रतिशत जो सवर्ण है वो भी बीजेपी के प्रत्याशी के विरोध में वोट करना चाहते हैं। तो बीजेपी यहाँ पे सेफ नहीं दिख रही है। पूर्ण रूप से अगर जेडीयू बीजेपी के साथ भी है तो वोट प्रतिशत तो इनका कुछ आएगा ही, लेकिन ये सत्ता में आएंगे इस पे थोड़ा सा संदेह है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो ना मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कर पाएंगे, और ना वो यादवों के वोट को अपनी तरफ कर पाएंगे। तो ये तो तय है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी को कुछ ना कुछ तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, जन स्वराज को कुछ ना कुछ वोट मिलेगा ही मिलेगा। पर वो वोट मिलेगा किसका? वो वोट मिलेगा उनको, वो एनडीए का वोट मिलेगा। और एनडीए का जो पिछला इलेक्शन हुआ था बिहार विधानसभा का, तो उसमें आप उनकी सीटों को अच्छे से देख सकते हैं कि वो कितने कितने मार्जिन से कई कई बूथों पे कैसे कैसे जीते हैं। तो ये तो तय है कि प्रशांत किशोर जी अगर किसी का नुकसान करने जा रहे हैं तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और एनडीए का करने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से दूर करने जा रहे हैं, ये तो तय है। अब हम आते हैं कि बीजेपी ने वो कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसके कारण प्रशांत किशोर जी जो हैं वो इलेक्शन में उनको क्षति पहुंचाने वाले हैं। देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो कभी भी बिहार के नेताओं की बात को नहीं सुनता। वो हमेशा सेंटर बेस्ड इलेक्शन को ही देखता है। अगर उन लोगों को अगर बिहार का कभी ख्याल रहा होता
तो वो कभी भी नीतीश कुमार के साथ दोबारा नहीं जाते। वो नीतीश कुमार के साथ कभी भी दोबारा नहीं जाते। और नीतीश कुमार जो कभी यहाँ वहाँ करते हैं ना, इसका असर बीजेपी के ऊपर में ज़्यादा आया है, और नीतीश कुमार के ऊपर तो आया ही आया है। और नीतीश कुमार ने 20 साल बिहार में राज कर भी लिया है। तो वैसे भी जो बिहार की जो जनता है वो ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बने, और उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो नीतीश कुमार को ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए कि उनको पुनः 5वीं बार जो है बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना है लगातार। तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए, मतलब स्वेच्छा से उनको ये पद त्याग देना चाहिए, और जो अपनी जो पार्टी है जेडीयू, उसमें से किसी नेता को आगे करना चाहिए। क्योंकि 74 ईयर्स के एज में 74 ईयर्स के एज में भी अगर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने पार्टी को आगे ले करके जाएं और आप चीफ मिनिस्टर रहें, तो ये संभव लगभग नहीं के बराबर ही होता है। तो 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार जी अगर स्वेच्छा से मुख्यमंत्री की सीट छोड़ देते हैं तो ये एनडीए के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये कि बिहार में जितने भी बीजेपी के नेता हैं ना, वो कभी भी मतलब सेंट्रलाइज हो नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी भी बिहार में खंड खंड में बटा हुआ है, जात जात में बटा हुआ है। यहाँ पे किसी भी एक नेता पे विश्वास लोग नहीं करते। लोग नहीं करते वाली तो बात अलग है, लोग तो हाँ कर भी लेंगे, किंतु बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद विश्वास नहीं करता। तो बीजेपी के लिए अगर बिहार में वापस आना है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको वो पहले से मतलब तय कर लें, और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं जो सभी जातियों को साथ में लेकर के चल सके। तभी बीजेपी बिहार में वापस से सत्ता में आ सकती है, वरना आरजेडी इस बार दम भरने का दम रखती है। धन्यवाद।